हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में या फिर कहें कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स के बारे में। तो 3 तरह के कॉम्बिनेशंस हमको पढ़ने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे इसका सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। तो इसके लिए 2 सेल हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने सीरीज के केस में स्टार्ट किया था, सबसे पहले 2 सेल से स्टार्ट किया था, फिर हम n सेल्स तक गए थे। तो सबसे पहले 2 सेल्स हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सपोज देयर आर 2 सेल्स, 1 इसका EMF है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और एक और सेल है, इसका EMF है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ओके, E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हैं वैसे सर्किट में, क्योंकि सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ से शो नहीं करते। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है? देखिए, जब जितने भी सेल आप यूज कर रहे हैं पैरेलल में, सभी के अगर पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो सभी के पॉजिटिव एंड्स एक एंड पे कनेक्ट होंगे। जैसे यहाँ कनेक्ट कर दिए हमने एक एंड पे, ए पर, और सभी के नेगेटिव एंड, जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जितने भी सेल हम पैरेलल में ऐड करेंगे सभी के नेगेटिव एंड किसी दूसरे एंड पर कनेक्ट होंगे। जैसे यहाँ हमने कनेक्ट कर दिए एट पॉइंट बी। ओके, तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप मानते हैं कि यहाँ से अगर सपोज करंट एंटर कर रहा है, आई करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 जगह, I1 और I2। ओके, I1 इसमें जाएगा, I2 सपोज इस ब्रांच में जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव एंड है, तो दोनों ही पर करंट यहाँ एंट्री कर रहा है और यहाँ से एग्जिट करेगा करंट, इतना ही I1 और I2। ओके, और यहाँ पर फिर से करंट I ही फ्लो करेगा, जो कि सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगा सेल में, ठीक है। सेल का जो भी यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे उसमें ये करंट जो है फ्लो होके जाएगा। तो करंट I एंटर किया एट पॉइंट बी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 जगह, I1 और I2 में। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पहले भी रेजिस्टेंसेस के केस में देख चुके हैं कि जो करंट होता है दोनों में, या जितने भी पैरेलल में लगे हुए हैं सेल या रेजिस्टेंस, सब में अलग अलग करंट फ्लो करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि सब में सेम करंट फ्लो कर रहा था, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर जो हेल्पिंग इक्वेशन है वो क्या रहेगी? I = I1 + I2। इसी से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे वहाँ क्या थी, V = V1 + V2, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों ही सेल एक ही एंड पर कनेक्टेड हैं। ओके, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों ही सेल्स का सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, जो V1 और V2 सेम, मीन्स दोनों सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड हैं। ए और बी के अक्रॉस जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ा है डिटेल में, तो आप वीडियो पढ़ लेंगे, देख लेंगे वीडियो को, वहाँ से कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। डिटेल में स्टडी किया था हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन करंट यहाँ डिफरेंट है। सीरीज के केस में क्या था कि जो पोटेंशियल था वो डिफरेंट था, V1 और V2 अलग अलग थे, लेकिन करंट सेम था। तो वहाँ V = V1 + V2 से स्टार्ट किया था हमने। यहाँ करंट I = I1 + I2 है, तो यहाँ हम इससे स्टार्ट करेंगे। ओके, और करंट I = I1 + I2 जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ लॉ, ठीक है, या फिर कहें किरचॉफ का जंक्शन रूल है उससे, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर जितने भी एंटर कर रहे हैं करंट वो इक्वल होते हैं जितने भी करंट एग्जिट कर रहा है। तो एंटर कर रहा है I इस पॉइंट पे, एग्जिट कितना कर रहा है, I1 + I2। सो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है या फिर कहें करंट रूल, ओके, उससे हमने यहाँ से I = I1 + I2 कर दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम I1 और I2 की वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, यहाँ पे 2 सेल हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो देखिए, फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें अक्रॉस ए और बी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है एक्चुअल में, V = E - IR। अगर सेल हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं या फिर हमसे हम करंट ले रहे हैं, तो यहाँ तो सेल से करंट ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एंड से करंट एग्जिट कर रहा है, पॉजिटिव एंड से करंट एग्जिट कर रहा है, तो दोनों ही सेल से हम करंट यहाँ पर ले रहे हैं। तो V = क्या हो गया, E - IR। ओके, यही होता है जब सेल डिस्चार्ज होते हैं या फिर सेल से करंट लेते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = E - IR। तो ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड हैं दोनों ही सेल, तो VAB अगर हम देखें तो VAB। ओके, अगर फर्स्ट सेल के लिए लें VAB, ए और बी के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा,
E1 माइनस आई R1, E1 माइनस I1 और R1, ठीक है। E1 इसका EMF है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके, और I1 इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ओके। तो दिस इज फॉर सेल नंबर 1, फॉर सेल 1। और सेल 2 के लिए यही वैल्यू VAB सेल 2 के लिए क्या होगा, सेल 2 के लिए क्या होगा, E2 माइनस I2 R2, E2 माइनस I2 R2, ओके, दिस इज फॉर सेल नंबर 2, ओके। तो यहाँ से हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है, दोनों के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। सपोज दिस इज V, A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम सपोज कर लेते हैं कि केवल वो V ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में इसको AB और यहाँ पे सफिक्स लेके चलना पड़ेगा एक, तो दोनों ही V हैं। तो दोनों ही इक्वेशन से हम यहाँ I1 और I2 निकालेंगे, इससे I1 निकालेंगे, इससे I2 निकालेंगे, ओके, यहाँ पुट कर देंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को हम कंपेरिजन करेंगे किससे, V इक्वलेंट मीन्स V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस आई R इक्वलेंट से, जैसे हमने सीरीज के केस में कंपेरेटिव स्टडी की थी, ठीक है। चलिए, तो फिर से यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, I1 क्या होगा यहाँ से सिंपल, I1 होगा, देखिए I1 R1 को इधर ले आते हैं और V को इधर भेज देंगे हम, तो I1 R1 इक्वल्स टू हो जाएगा E1 माइनस V, ओके। अब I1 निकालना है तो इस R1 को यहाँ से हटा देते हैं और इसके नीचे पहुँचा देते हैं हम R1। ऐसे ही I2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, I वाले फॉर्मूले में लगा लेते हैं। चलिए, I इक्वल्स टू I1 दिस E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E1 माइनस V अपॉन R2, ठीक है, ओके। I इक्वल्स टू इसे लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस क्या, फिर तो माइनस ले लेते हैं बिकॉज माइनस V आएगा, माइनस V एक यहाँ से R1 कर देंगे इसको, देखिए इसको जो E1 माइनस V है इसको E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R1, ठीक है। इस E माइनस V अपॉन R2 को E अपॉन R2 सॉरी E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 लिख सकते हैं, तो उस माइनस V अपॉन R2 को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखते हैं हम एक चीज़ कि सॉरी दिस इज R2, यहाँ V कॉमन आ जाएगा तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इज कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ओके, दिस इज 1 अपॉन R2, ओके। ये किसके इक्वल चल रहे हैं, हम I के इक्वल चल रहे हैं, ओके। हमको इक्वेशन जो बनानी है वो किस फॉर्मेट में लेके आनी है, वो हमें बनानी है इक्वेशन V इक्वलेंट इक्वल्स टू E इक्वलेंट या फिर कहें V इक्वलेंट माइनस आई R इक्वलेंट। कैसे कि इन दोनों सेल की जगह सपोज करके चलें हम एक कंबाइंड सेल है जिसका इक्विवेलेंट EMF क्या है, E इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, यहाँ से I करंट एंट्री करता है यहाँ से और I करंट यहाँ से एग्जिट करता है, ओके। तो ये इन दोनों सेल का जो इक्विवेलेंट EMF जो कंबाइंड सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, वो ये है जिसका EMF कितना है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, इस पार्ट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दिस V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट, क्योंकि A और B के अक्रॉस तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो सेल 1 के लिए, जो सेल 2 के लिए, जो कंबाइंड सेल के लिए होगा वही होगा, सेम होगा, और E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे और E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मेट में, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट दोनों निकाल पाएंगे हम। तो V वाले पार्ट को इधर ले जाते हैं क्योंकि V इक्वल्स टू ही हमको लेना है, ठीक है। उससे पहले कुछ सिंप्लीफाई और कर लेते हैं उसे, E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस, यहाँ देखिए R1 R2 एलसीएम ले लिया, ओके। तो R1 से R1 कैंसिल, तो R2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 हो जाएगा, प्लस R2 से R2 कैंसिल और R1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो R1 हो जाएगा, ओके। और ये V बाहर है, ओके। तो R1 प्लस R2 कर दीजिए या R2 प्लस R1 कर दीजिए, एक ही बात है। तो R1 प्लस R2 कर देंगे, थोड़ा सा ये डेकोरेटेड लगेगा, फाइन। यहाँ इसे हम इधर ले आते हैं अब इस पार्ट को, तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ओके। I को उधर भेज देते हैं, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन
R2। क्लियर है? और ये I इधर आएगा तो ये हो गया -I। फाइन। अब इस पार्ट को इधर भेज देते हैं। उससे पहले क्या है कि इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं एलसीएम लेके। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं एलसीएम R1 और R2। ओके, तो R1 से R1 कैंसिल होगा, E1 R2 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, E1 R2 प्लस साइन बीच में आ जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 और E2 का मल्टीप्लाई करेंगे, E2 R1। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से इतना पार्ट। ओके, अब इस पार्ट को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन वॉट, R1 R2 तो है ही पहले से ऑलरेडी, ये इसके नीचे आएगा R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये कंबाइंड इसके नीचे आएगा, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, मीन्स R1 R2 को ऊपर कर देते हैं और R1 प्लस R2 को नीचे कर देते हैं, तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है बात, इस पार्ट को सामने भेज दिया माइनस, ऐसे ही I के साथ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, I अपॉन क्या पहुँचेगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो वो R1 R2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे बचेगा R1 प्लस R2, तो ये मल्टीप्लाई में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट सामने भेज दिया, दोनों के नीचे डिवाइड में, इसके भी नीचे डिवाइड में, इसके भी नीचे डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंचा दिए हैं हमने। ठीक है, तो दिस इज R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये R1 प्लस R2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा लेते हैं, बस डायरेक्ट लिख देते हैं। इस R1 R2 को तो कैंसिल ही कर दिया, इस R1 R2 को हमने यहाँ लिख देते हैं R1 R2। ओके, इसको भी थोड़ा सा पास ले आते हैं खिसका के, -I, और ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कुछ एक तरह से ही है, मीन्स कुछ इस तरीके से है, V इक्वल्स टू वॉट, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये वाली जो इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए इक्विवेलेंट के सामने क्या है, ये इक्विवेलेंट के साथ है ये, तो E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है निकल के यहाँ पर हमारा, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन वॉट, R1 प्लस R2। ओके, और यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दिस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, I की जगह I है, R इक्विवेलेंट की जगह इतना पार्ट है, तो R इक्विवेलेंट की जगह हमने इतना पार्ट रख दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ इक्विवेलेंट में क्या है, साथ में R1 प्लस R2 भी है, जो कि हमें पता है ही नहीं। ठीक है, यहाँ R इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो अभी एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है नहीं चीज़ें, तो कुछ और क्लियर करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें ऐड या माइनस करते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखिए चलिए अभी इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ से E इक्विवेलेंट निकल के नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करके इस R1 प्लस R2 को रिमूव कर लेते हैं पहले। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कर लेते हैं, मीन्स दिस डिवाइड बाई दिस। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, ये कर लेते हैं। तो ऊपर क्या है, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे, दिस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसे हटा के यहाँ से, तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 ये हो जाएगा, इसे यहाँ से हटा देते हैं, बस ये हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, R1 R2, बस हटा देते हैं इस पार्ट को यहाँ से, बस डायरेक्ट लिख देते हैं R1 R2 और ये पूरा हट जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया, दिस। चलिए इसको भी अभी और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए E1 R2 अपॉन लिख सकते हैं R1 R2। ओके, प्लस बीच वाला जो प्लस है ये यहाँ आ गया, और E2 ब्रेक कर देते हैं इसको। ठीक है, वो सम की फॉर्म में लिखा है तो R1 R2, एलसीएम की फॉर्म में है ये, इसको ब्रेक करके फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन सिंपल सी बात ये है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ रहा है E1 प्लस R1 प्लस E2 अपॉन R2। ओके, चलिए यहाँ देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस, सो वी कैन राइट इट ऑल्सो एज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट में लिखना चाहें तो पैरेलल का हमने रेजिस्टेंस देखा था, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ही होता था, है ना, तो कुछ इसी तरह से बना लेते हैं रेजिस्टेंस को।
जो दोनों ही सेल हैं इनके रेजिस्टेंसेस को 1/R इक्विवेलेंट की फॉर्म में, जैसे रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था तो इसी फॉर्म में होता था 1/R इक्विवेलेंट कैपिटल वाला, तो यहाँ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंसेस के लिए ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा R1 + R2 अपॉन R1 R2, ये रिवर्स हो जाएंगे, R1 R2 नीचे पहुंच जाएगा, R1 + R2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या, यहाँ से हम देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, R1/R1 R2 प्लस R2/R1 R2। ओके, तो ये R1 कैंसिल और ये R2 कैंसिल, तो 1/R2 प्लस 1/R1, या फिर कहें डेकोरेटेड फॉर्म में 1/R1 प्लस 1/R2, एक पैटर्न में प्रॉपर। तो 1/R इक्विवेलेंट तो आ गया ये, जैसे रेजिस्टेंसेस का होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो यहाँ से मैं इसे निकाल देता हूँ थोड़ा सा दिस पार्ट को, क्योंकि ये समझ में तो आएगा आपके। तो हम कह सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इतना आएगा। तो ये दो इक्वेशन आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लर्न रखेंगे, ये काम में आएंगे न्यूमेरिकल में। वैसे भी इक्विवेलेंट क्लियरली यहाँ पे भी शो नहीं किया हमने, अभी शो करेंगे इसको, लेकिन यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को याद रखेंगे आप, E=R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, क्लियरली ये वैल्यू को निकाल लेते हैं कि भाई E इक्विवेलेंट कितना आएगा। देखिए R इक्विवेलेंट को पुट कर देते हैं यहाँ से निकाल के, ठीक है, बात निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से R इक्विवेलेंट को निकाल के और यहाँ पुट कर देते हैं, जिससे कि E इक्विवेलेंट हमको प्रॉपर मिल जाएगा। कैसे, देखिए इसका तो काम है नहीं, इसे तो यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ इस पार्ट को, और देखिए इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसका भी कोई काम है नहीं अब पूरे पार्ट को। ओके, तो देखिए यहाँ पर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस। लिख लेते हैं यहाँ पर इसको, E1/R1 प्लस E2/R2, और ज़्यादा होंगे तो E3/R3 या E4, N सेल्स के लिए भी बात करेंगे इसकी भी। और यहाँ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना है, 1/R1 प्लस 1/R2। ये केवल 2 सेल के लिए है, ठीक है। कितने सेल के लिए है ये, बस 2 सेलों के लिए, ओनली फॉर 2 सेल्स। चलिए, तो यहाँ से इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो E इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट हमको यहाँ गिवन है, या तो इस R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई इधर कर दो, या फिर यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस रख दो। तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई 1/R इक्विवेलेंट, इस टर्म को, ठीक है। तो और 1/R इक्विवेलेंट इतना है, तो इसको भी हटा के यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, कितना, 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वल्स टू दिस, E1/R1 प्लस E2/R2, सिंपल। ओके, और ये वाली वैल्यू को इसके नीचे पहुंचा देते हैं, तो E इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा। क्या होगा इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया E इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सारी वैल्यू होंगी हमारे पास, E1 होगा, E2 होगा, R1 होगा, R2 होगा। तो यहाँ से हम E इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और R इक्विवेलेंट को भी लिख देते हैं भाई, R इक्विवेलेंट को भी लिख देते हैं। किस तरीके से, इस फॉर्म में लिख देते हैं R इक्विवेलेंट, या तो R इक्विवेलेंट को ऐसे लिख लीजिए, या फिर R इक्विवेलेंट को आप ऐसे लिख लीजिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना है, दिस 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनको रिवर्स कर देते हैं, मीन्स 1/this 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस फॉर्मूले से निकालेंगे इक्विवेलेंट EMF। ओके, इसे यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ अब, और देखिए इसको और थोड़ा सा सजा के आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा में, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना, बस आप लर्न ही नहीं रखें। लर्न तो बस इसे रख लीजिए, इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू, जैसे ई है ऊपर नीचे स्मॉल आर है, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 ऐसे ही चलेगा, और एक इसे, इन दोनों को याद रख लीजिए, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी तो वहाँ तो इनमें पुट कर करके आप निकाल लोगे, बिकॉज यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसकी फॉर्म में लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ई अपॉन आर। कुछ बुक्स में आपको कुछ ऐसे भी लिखा मिलेगा ये, बिकॉज ये ई अपॉन आर का ही तो है समेशन, तो समेशन की फॉर्म में लिखेंगे आप, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एन सेल्स बहुत सारे आ जाएंगे ये, अपॉन दिस, इसे भी समेशन की फॉर्म में आप 1 अपॉन आर करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको तो सिंपल है कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इन समेशन फॉर्म 1 अपॉन आर, लाइक दिस। तो समेशन की फॉर्म में आप इक्विवेलेंट वाले को ऐसे लिख सकते हैं, यूज में आएगा, आप ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से, लेकिन टाइम पे मैं आपको बताता रहूँगा कि कुछ बुक्स में ऐसे भी यूज किया गया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर आई करंट निकालें, इस सर्किट का आई करंट निकालें, तो आप सिंपल निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं, हम सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। अगर सर्किट कुछ इस तरीके से गिवन है आर, ओके, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ सर्किट में आई पता करना है कि आई कितना होगा, ठीक है। आई सर्किट का करंट, कैसे निकालेंगे सर्किट का करंट, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल ईएमएफ कितना है, जो कि इक्विवेलेंट ईएमएफ है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज दिस, ओके। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक तो ये कैपिटल आर है, ये कि सीरीज में है, और बाकी का ये जो कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन है, जो फिगर दिया हुआ है, इसका कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस आर इक्विवेलेंट, ओके। तो इसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे साथ में, आर इक्विवेलेंट, ओके। तो इन वैल्यूज़ को भी लगा सकते हैं, सर्किट में आई पता करना है तो देखिए फॉर्मूले की फॉर्म में बहुत बड़ा टिपिकल लग रहा है ये, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आपको बहुत इजीली हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो ई इक्विवेलेंट कहाँ है, वेयर इज इक्विवेलेंट, इज दिस इज द ई इक्विवेलेंट। तो ये कितना आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। ई इक्विवेलेंट कैपिटल आर है हमारे पास, गिवन होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का, और आर इक्विवेलेंट इज वेयर, दिस इज आर इक्विवेलेंट, मीन्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको ये वाला करंट जो है, तो ये हो गया सर्किट का करंट। ये ओनली फॉर 2 सेल्स के लिए है, अगर ज़्यादा सेल के लिए लेंगे तो सिंपल है कि उतने ही इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। E3 अपॉन R3, E4 अपॉन R4, E5 अपॉन R5, ऐसे ही 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो n सेल्स के लिए भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। n सेल्स को भी हम कुछ इस तरीके से ही ऐड कर लेंगे। सर्किट कैसे बनाएंगे n सेल का, सर्किट बनाएंगे आप n सेल्स के लिए लाइक दिस, चलिए ऐसे बना देते हैं, दिस इज फॉर 2 सेल्स, फिर डॉट 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 डैश 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 ऐसे चलते गए, और फिर ये nth सेल हो गया, ओके। दिस इज all positive terminal of all the cell connected at one end and all the negative terminal of all the cell connected at one end, ठीक है, like this। E1 R1 इसका E2 और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका EN और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RN, ओके। यहाँ से I करंट एंटर करेगा, I1 इसमें फ्लो करेगा, I2 इसमें फ्लो करेगा, एक तीसरा और ऐड कर देते हैं, चलिए, ओके, लाइक दिस। इसमें I3 फ्लो करेगा, इसमें IN फ्लो करेगा, ओके। तो तीसरा जो ऐड किया इसका E3 R3 कर देंगे, EMF इसका E3 होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का R3 होगा, यहाँ से करंट होगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से, और यहाँ पे सारे करंट आके मिलके फिर से वही I करंट हो जाएगा, ओके। तो E इक्विवेलेंट करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले में करना है तो सिंपल क्या करेंगे, और ऐड कर देंगे इतनी चीज़ें। क्या ऐड कर, इसी में मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। ये तो ओनली फॉर 2 सेल के लिए था, n सेल्स के लिए, फॉर n सेल्स
लिख देते हैं अब यहाँ पे फॉर n सेल्स, फॉर n सेल्स। आप बस ये वाले दोनों याद रखिए, काम हो जाएगा इजीली। तो फॉर n सेल्स कैसे लिखेंगे आप? सिंपल, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 En अपॉन Rn। फाइन। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn। क्लियर है? ये वाले फॉर्मूले हो गए दोनों ही, ठीक है। अगर आप करंट निकालना चाह रहे हैं तो इसी में आप ऐड कर दीजिए क्या? प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे इसमें ऐड कर दिए प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn, ठीक है। यहाँ E इक्विवेलेंट निकालना है तो इसमें ऐड कर दीजिए E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पर 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश। कुछ इस तरीके से चलेगा। आई निकालना है सर्किट का, ऐसे ही निकलेगा इक्विवेलेंट प्लस अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, वैल्यू निकल के यही आएंगे। बस फिगर चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिगर में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे बस। तो उस टाइम पे हमको सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा? करंट I। तो वो सर्किट का करंट जो I होगा वो होगी वैल्यू दिस फॉर n सेल्स। किसके लिए? फॉर n सेल्स, दिस वन, दिस इज फॉर n सेल्स। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसे हमने सीरीज वाले केस में देखी थी कि इफ n सेल्स आर सिमिलर्स, सिमिलर्स मीन्स all the cell have the same value of EMF, E, all cells have equal EMF and equal internal resistance R। सभी सेल्स के जो EMF हैं वो सेम हैं, E हैं। सभी सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो R सभी का सेम है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो बिल्कुल सबको सेम कर देंगे। ओके, सबको सेम करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। उसमें हमको कौन सा रिजल्ट चाहिए इंटरेस्टिंग? जैसे हमने वहाँ देखी थी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। कौन से केस में? सीरीज वाले केस में। अगर हमको n सेल्स गिवन हैं और सारे सेल्स एक जैसे हैं, ठीक है, साथ में हमको एक डिवाइस दी हुई है जिसका हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कॉम्बिनेशन हमको दिया है। हम चाहते हैं हमारी डिवाइस को मैक्सिमम करंट मिले, ठीक है। तो हमने वहाँ देखी थी दो कंडीशन, मिनिमम करंट की और मैक्सिमम करंट की। मैक्सिमम करंट कब मिलता था? वहाँ अगर हमारी जो डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है सभी सेल्स के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमको मैक्सिमम करंट लेने के लिए हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमको जो रेजिस्टेंस हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के वो ज़्यादा हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से या कम है, तो हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं ये चीज़ यहाँ पर अभी हम, ठीक है, उससे भी कंपेरेटिव स्टडी कर लेंगे सीरीज वाले केस से। ओके, तो बस करना क्या है, इसको सेम कर देना है बस। E1, E2, E3 इन सभी को क्या कर देना है? ओनली सेम कर देना। तो यहाँ से मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, इसका तो काम है नहीं कोई, इसने तो प्रूफ करके दे दिया हमको ये सब, इसका वैसे भी आगे यूज होगा नहीं। ओके, तो जहाँ पे फॉर्मूले बचे हुए हैं बस उतना ही रोक लेते हैं अभी। ओके, दिस इक्विवेलेंट, इसका भी यूज नहीं होगा। R इक्विवेलेंट ये पता है ही, लिख लेंगे दोबारा, इसका भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ये है हमारे पास दिस, बस इसे इतना लिखा रहने देते हैं। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं फॉर n सिमिलर सेल्स, फॉर n सिमिलर सेल्स, फॉर n सिमिलर सेल्स। चलिए, फॉर n सिमिलर सेल्स हैं तो उस केस में क्या हो, देखिए E1 इक्वल्स टू E2, सभी सेल्स का, सिमिलर सेल्स का मीन्स और लिख देते हैं यहाँ पे n सिमिलर सेल्स ऑफ EMF E, ऑफ EMF E एंड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके, तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू डॉट डॉट डैश डैश इक्वल्स टू EN, जितने भी हैं सभी का EMF क्या है? E है। और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू ओनली R, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है R। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, अगर ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं सिंपल इस वे में लिख लीजिए,
तो कैसे लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या है, E1/R1 तो E/R प्लस E2/R2 तो E/R, E3/R3 तो E/R, क्योंकि सभी का सेम है, प्लस डैश 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 nth टर्म तक चलेगा, ये nth टर्म तक चलेगा। ओके, अब इन सभी को ऐड करेंगे तो E/R कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे ही चलेगा, तो nth का चलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें n से। ओके, 2 होंगे तो 2E/R, 3 होंगे तो 3E/R, 4 होंगे तो 4E/R, n है तो n E/R, कुछ इस तरीके से हो गया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हमारे पास। फाइन, चलिए एक चीज़ मिल गई, 1/R इक्विवेलेंट कर लेते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये होगा 1/R प्लस 1/R प्लस डैश 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 ऐसे ही चलेगा nth टर्म तक। तो यहाँ से निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए, n/R। ओके, फिगर क्या रहेगी, फिगर में कर देता हूँ यहाँ पे सेम, ER। ओके, सभी का EMF सेम, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, ऑल सेल्स का, दीज आर n सेल्स। फाइन, फिगर ये रहेगी। ओके, इसी फिगर से काम चला रहे हैं हम, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं, और किस फिगर के लिए काम कर रहे हैं, अब इस फिगर के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर के लिए ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं। अब चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E/R मल्टीप्लाई बाई n। ये चल रहा है 1/R इक्विवेलेंट वाला पार्ट, ये नहीं करना क्योंकि आपको ये लगेगा कितने सारे फॉर्मूले दे दिए याद करने के लिए। ठीक है, इतने सारे लर्न नहीं करने आपको, बस थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलें। इक्वेशंस है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं E इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट की जगह n/R रख दीजिए इसमें, तो E इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल्स टू क्या, n/E/R यही, और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस रख देते हैं n/R, डायरेक्ट n/R से n/R कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट कितना आया निकल के, E इक्विवेलेंट आया निकल के, E ही आया निकल के। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, E ही आया। अभी बात करते हैं इसकी, और देखिए R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इसको रिवर्स कर देते हैं, R को ऊपर कर देते हैं, N को नीचे कर देते हैं, ये हो गया R इक्विवेलेंट। क्लियर है बात। देखिए E इक्विवेलेंट EMF, अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं, सिमिलर सेल हैं सारे, तो सभी का जो इक्विवेलेंट EMF है, बस किसी एक सेल का जो EMF E है वही है। E इक्विवेलेंट कितना है, E है। इतने सारे सेल लगाने से कुछ नहीं हुआ, बस जितना एक सेल का आएगा 2 लगा लो तो भी E आएगा, सारे सेल्स को लगा दो तो भी इक्विवेलेंट EMF कितना मिलेगा हमको, यहाँ इस करंट में के लिए I के लिए E ही मिलेगा। बस एक सेल का जितना EMF है उसी का ही करंट हमको सर्किट में मिलने वाला है। अगर हमारे पास यहाँ R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो एक लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, सारे सेल सेम हैं तो ठीक है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R/N, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा उतने ही टाइम्स। ओके, अब हमको क्या चाहिए, इस सर्किट का करंट चाहिए, हमको करंट चाहिए I इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल EMF, फिर से टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF क्या है, दिस E ही आया है ओनली निकल के। ठीक है, कब, किस केस में, सिमिलर वाले केस में, आइडेंटिकल वाले केस में। टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सारे सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर क्या है R इक्विवेलेंट। तो लिख देते हैं पहले इसको, R प्लस R इक्विवेलेंट। R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, और R इक्विवेलेंट सारे सेल्स का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF, दिस इज EMF। ओके, टोटल EMF कितना है, E। अब इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे, E/R प्लस R इक्विवेलेंट कितना है, R/N। तो पहले भी हमने वहाँ पे सीरीज में जो N सेल हमने आइडेंटिकल सेल कनेक्ट किए थे, तो वहाँ पर भी हमने करंट निकाला था सर्किट में। ठीक है, आइडेंटिकल वाले केस में भी हमने करंट निकाला था, यहाँ भी हमने करंट निकाल लिया आइडेंटिकल वाले केस में। N सेल्स हैं हमारे पास, और N सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं सारे के सारे, इसके लिए हमने करंट निकाल लिया। कितना करंट होगा सर्किट में, ये करंट होगा। तो ये वाला सर्किट हमको कितना करंट देगा, वो ये करंट देगा, E/R/R, यही इंटरेस्टिंग चीज़ देगा अब हमको। ओके, इसे यहाँ से अब हटा लेते हैं क्योंकि ये हमको लर्न रहेगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही इक्वेशन। ओके, चलिए, तो हमको क्या मिलता है यहाँ से, ये मिलता है हमको वेरी इंपॉर्टेंट, I इक्वल्स टू
E अपॉन R प्लस R अपॉन N। ओके, अब देखिए, अब जो सर्किट में हमको करंट मिलने वाला है इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। कैसे कंडीशन बनेंगी, दो कंडीशन बनेंगी अब हमारे पास। ये देखिए R क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R अपॉन N क्या है, ये ऑल सेल्स का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स R अपॉन N। दो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे वहाँ पर थी पहले वाले केस में क्या थी, जो सीरीज वाला केस था, वहाँ हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी, वो I इक्वल्स टू एन ई अपॉन वॉट R प्लस एन आर। ठीक है, यही इक्वेशन थी, इसी तरह की इक्वेशन थी, सेम इसी टाइप की इक्वेशन थी, है ना। ये क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन आर क्या था, सीरीज में सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, ऑल इक्वल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उन सभी का क्या था, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। दो सेल हैं तो 2R हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज में तो ऐड होता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एन आर। यहाँ क्या हो गया, रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया, यहाँ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R अपॉन N। ये R हमारा एक्सटर्नल, यहाँ पर भी एक्सटर्नल। E हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे सेल्स का, वो E आया है हमारा यहाँ पर। वहाँ क्या था, सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड थे, सेम थे सारे, तो दो सेल होते सीरीज में तो 2E हो जाता, 3 होते तो 3 हो जाता, तो वहाँ पे कितना था, N ही था, उसके कंपैरिजन में ये था। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे अभी, बस मैंने आपको दिखा दिया, ये सीरीज वाले केस में थी इक्वेशन। ठीक है, वहाँ फिर हमने कंडीशन निकाली थी दो, ऐसे ही अब हम यहाँ पे दो कंडीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दो कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम करंट की कंडीशन चाहिए हमको, कि हमको मैक्सिमम करंट कब मिल पाएगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या हो सकती है, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मच लार्जर देन R अपॉन N, या फिर कहें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक्सटर्नल resistance of the circuit is when external resistance of the circuit is much larger than the total internal resistance, total internal resistance, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये अगर ये सिचुएशन ये है, ठीक है, हमको n सेल गिवन है और सभी सेल्स का आइडेंटिकल EMF है, आइडेंटिकल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया या एक्सटर्नल हमको एक डिवाइस दी हुई है, और हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, अगर सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में कर दें और तब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, तो जो भी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा, अगर वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल सेल्स का जब पैरेलल में लगाए थे उस टाइम पे जो निकला है वो बहुत कम है, किससे, हमारी डिवाइस के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में जो करंट मिलेगा सर्किट से वो कितना मिलेगा हमको, इस इक्वेशन से वो मिलेगा I इक्वल्स टू E तो है ही। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में क्या करेंगे, जब R बहुत 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 बड़ा है, किससे, R अपॉन N से, स्मॉल R अपॉन N से, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। सो वी कैन इग्नोर R अपॉन N, कैन बी इग्नोर, ओके। तो इस केस में I कितना मिलेगा हमको, E अपॉन R। क्लियर है बात। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी, वो होगी इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन R अपॉन N, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी हो सकता है। इफ R इज मच स्मॉलर देन R अपॉन N, या फिर कहें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो हमारी डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, किससे, ऑल सेल्स के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हों उस टाइम पे कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर दैन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सिचुएशन ये बन रही है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, तो उस केस में क्या करेंगे हम, इफ R बहुत छोटा है, स्मॉल R अपॉन N से, ठीक है, तो फिर इस R को इग्नोर कर देंगे। उस केस में क्या करेंगे, R कैन बी इग्नोर, क्योंकि वो उसमें ऐड होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे कि अगर हम
1 लाख में हम 0.00001 ऐड करें तो 1,00,00001 इस तरह से आएगी वैल्यू। तो जो बाद की जो 0.0001 है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके केस में 1 लाख के कंपैरिजन में, तो वो उसे 0.001 जो स्मॉलर है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इग्नोर कर दिया, जो भी स्मॉलर है। यहाँ स्मॉलर ये था तो इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ स्मॉलर ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो इस केस में आई कितना होगा भाई, आई इक्वल्स टू ई अपॉन वॉट, इसे इग्नोर कर देंगे कैपिटल आर को, तो आर अपॉन एन। ओके, और इस एन को फिर हम ऊपर पहुंचा देते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए दोनों ही केसेस में करंट ये है हमारे पास, इस केस में करंट ये है और इस केस में करंट ये है। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा करंट ज़्यादा है, कौन सा करंट कम है। देखिए यहाँ पर जो करंट है वो एन टाइम्स है ई अपॉन आर, ठीक है। यहाँ जो करंट है वो है ई अपॉन कैपिटल आर। ओके, ई क्या है, किसी एक सेल का ईएमएफ, और आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जो आर है वैसे भी एक तो बड़ा है, ग्रेटर है, और फिर ये ग्रेटर है, जब ई को डिवाइड करेगा तो आई और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या है, देखिए आई इक्वल्स टू एन टाइम्स हो गया ईएमएफ। यहाँ तो एक ही सेल का ईएमएफ है, यहाँ एन टाइम्स हो गया ईएमएफ। और एक चीज़ सिंपल सी बात ये कि जो करंट आ रहा है वो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ भी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, भले ही यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये क्यों है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि यही मेन रेजिस्टेंस है सर्किट का। ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। जो पैरेलल में कनेक्टेड है सारे सेल, इनका रेजिस्टेंस तो टोटल इंटर रेजिस्टेंस तो बहुत कम है। तो सर्किट में कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है सर्किट में, कैपिटल आर। ठीक है, तो हम टोटल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो सिंपल है, ये है वैल्यू। यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आर है किसी एक सेल का वही डोमिनेट कर रहा है, तो अकेले का ही बहुत बड़ा है तो यही आएगा। टोटल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस निकालो करंट निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि ये ज़्यादा हो गई वैल्यू, ये कम हो गई वैल्यू। दिस इज मिनिमम करंट एंड दिस इज मैक्सिमम करंट। ओके, तो हमको मैक्सिमम करंट कब मिला सर्किट से, अगर जब ऑल रेजिस्टेंस, ऑल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल सेल्स इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो हमारे सेल्स गिवन हैं, एन आइडेंटिकल सेल गिवन है, उनका सबका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो हमारी एक्सटर्नल डिवाइस से, तो हम मैक्सिमम करंट लेने के लिए सर्किट से उसको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल। अभी इसका आइडेंटिकल केस देखते हैं, सीरीज वाला जो था। ठीक है, इन चीज़ों को अभी नोट कर लेते हैं, इसको कैसे नोट करके लिखना है हमको प्रॉपर वे में। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ हटा लेता हूँ ये चीज़ें। ओके, इनका यूज है नहीं, कुछ पढ़ेगा भी तो याद है सारी चीज़ें, वहाँ से नोट कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस वो सिग्मा वाली इक्वेशन याद रखेंगे आप। इसको भी हटा लेते हैं, इसका भी कोई यूज है नहीं अभी तो सिमिलर सेल वाले केस के लिए जो आइडेंटिकल सिचुएशन बन रही है उसे हम नोट कर लेंगे अभी यहाँ पर, कैसे हमको कब मैक्सिमम करंट मिलेगा। ओके, तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा हमको, व्हेन कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली क्या है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। हमको गिवन क्या है ये ध्यान रखें, गिवन है हमको एन आइडेंटिकल सेल्स गिवन है हमको, मींस सेम ईएमएफ उनका, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक हमको गिवन है क्या, आर। एन आइडेंटिकल सेल्स का हमको ईएमएफ गिवन है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ये चीज़ हमको गिवन है और हम चाहते हैं एक ऐसा सर्किट बनाएं जिससे कि उसमें हमारी डिवाइस को मैक्सिमम करंट मिले। गिवन है ये चीज़, अब हम उनको कैसे कनेक्ट करें, हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि उस कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो हमारी डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस, अगर इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बार और लिख लेते हैं, इज मच स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल
इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये सिचुएशन है तो हम उनको किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। किस में कनेक्ट करेंगे? इन पैरेलल। तो हमको उस सर्किट से मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो इस चीज को लिख लेते हैं हम यहां पे नोट करके। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज much smaller than the total internal resistance, the total internal resistance of all the cells, उस कंडीशन में the cells should be connected in which configuration? In parallel combination to get maximum current from the circuit, to get maximum current from the circuit या फिर from the cells। तो हमारे पास सबको दो कंडीशन मिल गई हमको। एक तो ये स्टडी कर ली हमने, एक स्टडी की थी हमने सीरीज वाले केस में। सीरीज वाले केस में क्या थी उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं। थोड़ा सा सीरीज वाले केस में क्या थी? इन सीरीज वहाँ पे हमने जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट थी वहाँ क्या निकाला था? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। वहाँ ये था जो आई थी, फिर से वो अभी मैंने लिख के बताई थी यहाँ पे आपको, NE/R प्लस NR ये था, है ना। तो वहाँ पर NE टोटल EMF ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, R एक्सटर्नल सर्किट और NR टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल सेल्स इन सीरीज सर्किट। तो सर्किट से करंट ये, तो यहाँ पर क्या था कि NR जब यहाँ क्या था कि NR जब बहुत छोटा है किससे? कैपिटल R से, ठीक है। NR सॉरी हाँ ठीक है, NR बहुत छोटा है, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। टोटल ही बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उस केस में क्या होता था कि I इक्वल्स टू, इग्नोर किसे करेंगे फिर हम? देखिए NR जब बहुत छोटा है तो NR को इग्नोर करेंगे तो NE/R, और NR को इग्नोर नहीं किया, फिर R को इग्नोर किया। अगर R कैसा होता, कैपिटल R कैसा होता, बहुत कैपिटल R अगर बहुत छोटा होता तो फिर इसको इग्नोर कर देते, फिर होता NE/NR, तो N से N कैंसिल होते तो E/R जो कि कम होता, NE/R ये बड़ा होगा। इस केस में क्या है यहाँ पे? NR इज मच स्मॉलर देन कैपिटल R, तो कैपिटल R तो रहेगा भाई यहाँ पे, है ना। इग्नोर किसको कर देंगे? NR को, क्योंकि NR बहुत छोटा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत छोटा है। ये सीरीज वाले केस की बात करें पिछले लेक्चर वीडियो की, ठीक है। तो I ये मिलता है। ये सिचुएशन क्या थी? मैक्सिमम करंट की, ठीक है बात। ये सिचुएशन थी मैक्सिमम करंट की। तो ये कब मिल रही थी यहाँ पे हमको? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। यहाँ पर क्या था? जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बहुत कम है, किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट के से। यहाँ क्या है? जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो गिवन है। तो सिंपल सी बात ये कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमको गिवन है, हमारी डिवाइस गिवन है, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पैरेलल में लगा के, तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा सर्किट से फिर, ठीक है। तो ये एडवांटेजियस कंडीशन होगी, ठीक है। इसमें क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। सीरीज में एडवांटेजियस कंडीशन कब होगी? जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सॉरी, अगर हमको, देखिए दो चीज़ें हैं, फिर से कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ उन चीज़ों को। दोनों में एक एक एडवांटेजियस कंडीशन होगी, दोनों में दो कंडीशन बनी थी। यहाँ देखिए ये मिनिमम करंट मिल रहा है, तो ये दिस कंडीशन इज नॉट एडवांटेजियस फॉर अस एंड दिस कंडीशन इज एडवांटेजियस फॉर अस। इसमें ये वाली कंडीशन एडवांटेजियस है, ठीक है। जो अगर यहाँ पे एन स्मॉल, जो ये वाला जो NR है ये अगर बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, N से N कैंसिल हो जाता है, E/R आता है स्मॉल r,
तो वो क्या होता, मिनिमम होता, वो एडवांटेजेस कंडीशन नहीं होती। ठीक है बात, तो समझ आ गया होगा कब उनको सीरीज में कनेक्ट करना है, कब उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। ओके, एक बार फिर से और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इस चीज़ को कि कब किस में कनेक्ट करना है। ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको n सेल्स ऑफ EMF E एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस और एक कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये चीज़ें हमको गिवन हैं। अब हम सेलेक्ट करना है खुद कि मैक्सिमम करंट मिले हमको, तो हम क्या करेंगे, सर्किट में चेक करेंगे कि अगर कैपिटल R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का, वो मच लार्जर देन है किससे, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट कर लेंगे अपने नोटबुक में, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सिचुएशन ये है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यही तो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यार लार्जर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम सेल्स को इन सीरीज कनेक्ट करेंगे, तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ओके, हमको कैसा करंट मिलेगा, इन मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। ओके, मैक्सिमम करंट सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट लाने के लिए अगर वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उसमें ऐसा हो रहा है कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये चीज़ तो लिखी थी हमने, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे अपने नोटबुक पे। ओके, वो लार्जर देन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और पैरेलल में लगा के ही चेक करना है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस केस में हम उनको इन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उससे हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा सर्किट से। क्लियर है बात, तो दोनों ही कंडीशन समझ में आ गई होंगी। चलिए, इसके बाद एक और बचेगी जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, हाँ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ओके, वो भी देखेंगे आगे, वो सिचुएशन कब बनेगी। अगर इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे उनको, वो कब आएगी कंडीशन, वो भी स्टडी करेंगे हम आगे। तो ये हो गया n सिमिलर सेल्स के लिए। ओके, अब ये है मेथड नंबर 1 जिससे हमने इसको किया। ठीक है, अगर आपको ये लेंथी लग रहा है मेथड, तो हमारे पास एक मेथड और है यूजिंग किरचॉफ लॉ। यही सब कुछ हम किरचॉफ लॉ से स्टडी करने वाले हैं अब। ओके, मेथड नंबर 2, और एक ही फिगर से सब कुछ हम स्टडी कर लेंगे। फिर से मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। ये कब आनी है, पैरेलल में कब ऐड करेंगे, ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। बस आपको क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है जो गिवन है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, जब उनको सीरीज में चेक कनेक्ट करके देखा तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उनको सीरीज में कनेक्ट करने पर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला उससे, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को किस में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स से, ठीक है, और जब पैरेलल में उनको कनेक्ट करके देखा तब निकाला हमने वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो मैक्सिमम करंट लाने के लिए हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। यही सब कुछ मेथड 2 यूजिंग किरचॉफ लॉ। यूजिंग, अगर आपने किरचॉफ लॉ स्टडी किया है तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो भी आया ही नहीं है किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ को हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में फॉर IIT या NEET की पर्पज से। ओके, यूजिंग किरचॉफ लॉ। इसके लिए हम 3 सेल्स ले लेते हैं पहली बार में ही, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। सपोज दिस, और देखिए अभी जो हमने किया उसमें अगर पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो जितने भी सेल्स की पोलरिटी को रिवर्स करेंगे उसको माइनस कर देंगे EMF को। अभी इसी में देख लेंगे उस चीज़ को।
कंफ्यूज नहीं होना है बस। सपोज ये हमको 3 सेल्स गिवन है, 3 सेल्स, ओके, these are 3 cells, 3 cells, 3 cells। E1 इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा शो कर दिया है R1, E2 है इसका EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, E3 है इसका EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, ओके। इफ़ I करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर इज एंटरिंग हेयर, यहाँ से I1 जाता है, यहाँ से I2 जाएगा, सपोज यहाँ से I3 जा रहा है, तो यहाँ से भी I1, I2, I3 लाइक दिस। और सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है साथ ही, पहली बार में ही हमने यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया सर्किट में। तो करंट सर्किट में ऐसे कुछ एंटर करेगा लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। नेम्स रख लेते हैं इन पॉइंट्स के कुछ, A, B, C, D, E एंड F, ठीक है। तो ये सभी सेल किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं, डिफरेंट सेल्स हैं सारे, E1, E2, E3 इनके EMF हैं, R1, R2, R3 इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं। तो देखिए सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ क्या है हमारा? किरचॉफ लॉ है summation of all the potential differences in a closed path is 0 including EMF and resistive element भी अगर दिए हुए हैं तो उसके अक्रॉस भी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भले ही किसी रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस बन रहा हो, ओके, भले ही EMF हो, क्योंकि EMF भी एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, EMF की यूनिट भी वोल्ट होती है, भले ही EMF हो तो वो भी उसमें आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस खुद गिवन है V1, V2 इस तरह से, तो वो खुद उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस निकालना है तो I मल्टीप्लाई R कर दो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। EMF अपने आप में होता ही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं। और R1 सॉरी कोई अगर क्या कहते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आता ही है, सिंपल V1, V2, V3, लेकिन यहाँ तो EMF और रेजिस्टिव एलिमेंट दिए हुए हैं तो इनके निकाल लेते हैं। तो टोटल क्लोज्ड पाथ के लिए ये होता है किरचॉफ सेकंड लॉ, ओके। तो इसी से काम करेंगे। तो पाथ ले लेते हैं पहले, सबसे हम एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पैरेलल के तो आप किरचॉफ लॉ से कीजिए इजीली, ठीक है, आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो पाथ ले लेते हैं, सबसे पहले एक पाथ ले लेते हैं फर्स्ट। देखिए 3 सेल हैं, तीनों के लिए एक एक पाथ ले लेते हैं, दिस 1, दिस 2 एंड दिस 3। कैसे लेंगे पाथ? पहले A, B, C, D, E, F, A ये हो जाएगा, फिर B, C, D, E, दिस B ये वाला, फिर B, C, D, E, दिस पाथ, ओके। तो पाथ लिया हमने कौन सा? पहले किरचॉफ लॉ लगाएंगे, फिर उसमें सिंपल A, B, C, D, E, F, A ये वाला पाथ ले लेते हैं। और किरचॉफ लॉ के लिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चलिए B, A से ऐसे आए हम, यहाँ हमको I करंट है, इसमें I करंट, और देखिए हम पाथ इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमारा पाथ ये है, पाथ ये है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा है, करंट फ्लो अलोंग द पोटेंशियल डिक्रीजेज। पोटेंशियल ड्रॉप होता है तभी तो करंट फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही तो करंट फ्लो करता है। तो सिंपल सी बात है कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस पॉइंट्स के अक्रॉस, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है, इसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है। तो फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो लो माइनस हाई, तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस, तो वो क्या होगा? माइनस में आएगा आई आर। और सिंपल सी बात ये, अगर करंट के पाथ के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस में आता है आई इंटू आर, करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो। आप इस तरीके से समझते हो इस चीज़ को, मैंने आपको इसी तरीके से बताया था पहले। कैसे कि लो माइनस हाई कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, हाई माइनस लो चल रहे हैं तो प्लस में आएगा, जो भी प्रोडक्ट होगा। आई इंटू आर ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक ये हो गया। अब यहाँ से हम ऊपर यहाँ आए, इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, तो यहाँ पर भी माइनस I R1 हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा यहाँ पे? बिकॉज यहाँ भी करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा भी पाथ इसी डायरेक्शन में है, तो मीन्स करंट के अलॉन्ग ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। जैसे यहाँ समझाया था, तो फाइनल लो होगा, इनिशियल हाई होगा, तो लो माइनस हाई करेंगे तो माइनस में आएगा, सिंपल। तो माइनस IR1, ओके। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम EMF पर। EMF देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स हमारा फाइनल क्या है? हाई है, इनिशियल लो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हाई माइनस लो करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। तो जो EMF है वो प्लस में यूज होगा, E1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। पाथ खत्म हो गया A पर। दिस यहाँ से हम I1 होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें I1 करंट है इस वाले ब्रांच में, ओके। यहाँ से हम I1 निकाल लेते हैं, I1, तो ये हो जाएगा माइनस IR प्लस E1 इक्वल्स टू I1 R1। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, I1 R1 इक्वल्स टू दिस, ये हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? I1 निकालना है, करंट कितना है उसमें। I1 इक्वल्स टू माइनस IR अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1, तो ये हो गया पाथ दिस। ऐसे ही सेकंड पाथ लेते हैं, पाथ कौन सा लेते हैं हम? दिस, B C D E B, ये वाला पाथ लेते हैं, लाए दिस वन पाथ, ओके। तो बस क्या चेंजेस आने, ऐसे ही लगेगा फिर से। कैसे? यहाँ पे ये माइनस IR, यहाँ से आगे फिर यहाँ आएंगे तो माइनस I2 R2, माइनस I2 R2 स्मॉल r2, जैसे यहाँ था माइनस IR माइनस I1 R1, तो माइनस I2 R2 प्लस इसका भी यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो हाई माइनस इनिशियल जो लो है तो प्लस में आएगा, E2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो I2 कितना निकल के आएगा? माइनस I तो है ही, और कैपिटल R इसमें भी है, इसमें R2 हो जाएगा R1 की जगह, यहाँ पर E2 अपॉन R2 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये मिलेगी, एक इक्वेशन ये मिलेगी। एक और पाथ लेंगे, कौन सा? ये वाला, थर्ड वाला पाथ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट B C D E एंड 3 के रास्ते होते हुए, ठीक है। E ये 2 के रास्ते होते हुए, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये E के बाद 2 रास्ते होते हुए B पर पहुँचेंगे, यहाँ 3 के रास्ते होते हुए हम B पर पहुँचेंगे। ये वाला पाथ होगा थर्ड टाइम में। तो फिर से वही माइनस IR, ये तो आएगा ही माइनस IR, ओके। फिर यहाँ से लाइक दिस I3 R3, ये भी माइनस में आएगा, I3 R3, फिर से ये प्लस और ये माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हाई है, इनिशियल लो है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा? E3 प्लस में आएगा इक्वल्स टू 0। वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम I3 इक्वल्स टू माइनस IR अपॉन R3 प्लस E3 अपॉन R3, ओके। तो जो काम की चीज़ें उन्हें रख लेते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं, इन इक्वेशंस का यूज है नहीं। वैसे चलिए लिख लेते हैं इनका आगे, पोलरिटी को रिवर्स करेंगे, वहाँ ज़रूरत हो सकती है इन इक्वेशंस को दिखाने की, बच जाएंगी तो बचा लेंगे, ठीक है, बचा लेंगे इनको। 3 इक्वेशंस मिल गई हमको। इससे क्या होगा? हमको टोटल करंट मिल जाएगा सर्किट का। I कैसे निकलेंगे? I अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, यहाँ से I एंटर कर रहा है, एग्जिट I1, एग्जिट I2, एग्जिट I3, तो जंक्शन रूल लगाएंगे तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। यहाँ पर I1, I2, I3 इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कहाँ है ये वैल्यूज़? ये रही ये वैल्यूज़। चलिए, तो I इक्वल्स टू व्हाट, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इस चीज़ को, तो I इक्वल्स टू व्हाट, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू दिस। I1 इज दिस माइनस I R अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1, ओके। दिस, फिर प्लस दिस, सभी को ऐड करते जाते हैं यहाँ पे, माइनस I R अपॉन R2, यहीं पे लिख लेते हैं ऐड करके, R2 प्लस E2 अपॉन R2, ओके। फिर थर्ड I3 माइनस I R अपॉन R3 प्लस E3 अपॉन R3, ओके। कहाँ से लिए वैल्यूज़? यहाँ से 1 2 3 सभी को ऐड कर दिया है हमने। तो I इक्वल्स टू क्या चल रहा है? देखिए, ये टर्म और ये टर्म, इनमें कुछ कॉमन है। क्या है कॉमन?
माइनस आई आर कॉमन है सभी में, बचेगा क्या अंदर R1 1/R1, ये बचेगा प्लस 1/R2 प्लस क्या बचेगा 1/R3 यहाँ से, और ये प्लस E1/R1 ओके प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 ओके। अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट को इधर ले आते हैं, इक्वल से इधर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं इसे, तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए I कॉमन है, I इज कॉमन, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए वही कंडीशन बन रही है कुछ कुछ, जैसे भी मेथड नंबर 1 में हमने किया था। E1/R1 प्लस E2/R2 बन रही नहीं बन रही, E3/R3 ये कंडीशन बन रही थी। अब हम यहाँ डायरेक्ट करंट निकाल रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, डायरेक्ट करंट निकल के आ रहा है, इससे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ओके। अब देखिए I इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये कंप्लीट वैल्यू, तो इस कंप्लीट वैल्यू को इसके नीचे लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, पहले लिख लेते हैं फिर इसको हटा देंगे ठीक है। 1 प्लस R एंड 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ओके, और इसको यहाँ से रब कर लेते हैं, ये हो गया इक्वल्स टू I, दिस इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू इज दिस ठीक है बात। चलो इसको भी थोड़ा सा और सजा लेते हैं। देखिए ये जो इक्वेशंस हैं, अभी मैं आपको बताए चलता हूँ कि अगर पोलरिटी को रिवर्स कर दें हम, मान लें देखिए इसकी पोलरिटी को हम रिवर्स कर दें, इधर कर दें माइनस और यहाँ कर दें हम प्लस ठीक है, इस सेल की पोलरिटी को हमने रिवर्स कर दिया जैसे सीरीज केस में रिवर्स किया था। तो देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जो सेकंड वाली जो इक्वेशन बनेगी ये वाली, क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर इन इक्वेशंस को मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे कहीं साइड में ठीक है, ये काम आ जाएंगी क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी इसकी। अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो E2 है यहाँ पर, देखिए ये जो E2 है, E2 वाला पाथ है, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे इसकी पोलरिटी को, तो इस डायरेक्शन में जब हम इस पाथ पर चलेंगे तो फाइनल लो इनिशियल हाई, तो फाइनल लो माइनस इनिशियल हाई, लो माइनस हाई करेंगे तो माइनस में आएगी ये वैल्यू, ये माइनस E2 हो जाएगा, ये वाला जो E2 है माइनस हो जाएगा, और सब जगह जहाँ पर भी E2 है वो माइनस हो जाएगा, सब जगह E2 माइनस हो जाएगा। बस ये चेंज करना पड़ेगा आपको ओके, बस ओनली ये चेंज करना पड़ेगा अगर आप पोलरिटी को रिवर्स करेंगे तब। तो अभी तो पोलरिटी को मैं वैसे ही कर देता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है ठीक है बात। तो बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सीरीज वाले केस में हुआ था कि अगर हम कुछ सेल्स की पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो वहाँ माइनस सेल लगा देंगे। तो अब मैं इन इक्वेशंस को दोबारा नहीं लिखूंगा फिर से ठीक है, क्योंकि अभी मैं इनको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जहाँ भी पाथ आएगा उसी हिसाब से आप देख लेंगे। तो जिस सेल की पोलरिटी को रिवर्स करेंगे उसके ईएमएफ को माइनस कर देंगे इक्वेशन में ओके। चलिए तो ये हो गया करंट। करंट को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं इसको। देखिए जो R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये अकेला था, इसके बाद बची हुई जो वैल्यू थी वो R इक्विवेलेंट थी, तो इसको अकेला कर लेते हैं R को ठीक है। मींस इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस वैल्यू से इतनी टर्म से डिवाइड कर देते हैं। कितनी टर्म से? इतनी टर्म से, बस इतनी टर्म से, तो R अकेला हो जाएगा हमारा ठीक है। वही हमको करना है क्योंकि I इक्वल्स टू क्या है, I इक्वल्स टू है अभी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कंडीशन है ठीक है बात। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। किस वैल्यू से? इस वैल्यू से। इस वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, देखिए E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अपॉन जो ये वाला है ठीक है, ये वाला जो अपॉन है ये आ गया अब यहाँ पर, और जो ये 1 है इसके नीचे कौन आ जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे थे। बिकॉज डिवाइड किससे कर रहे थे हम, किस वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, ऊपर नीचे हम डिवाइड कर रहे थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। किससे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ओके।
देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट्स लेके चल रहे हैं इसीलिए टफ लग रहा है आपको। न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, बहुत ईजी हो जाएगा किरचॉफ लॉ से, ठीक है। अब देखिए इससे डिवाइड किया, कंप्लीट डिनोमिनेटर को डिवाइड किया इस वैल्यू से, कंप्लीट डिनोमिनेटर को, तो उसमें 1 भी आ रहा है, तो 1 के नीचे ये आ जाएगा दिस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो 1 के नीचे ये आ गया, और इसके नीचे जो ये वाला पार्ट है R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसके नीचे भी यही आ गया क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये वाला जो टर्म है ये दोनों के नीचे कर दी, 1 के नीचे भी कर दी और इसके नीचे भी कर दी। तो अब देखिए यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मैं इसे मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो R अकेला हो गया, नहीं हो गया? ओके, तो R अकेला हो गया, R को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इस वाली टर्म को इधर कर देते हैं और अच्छा डेकोरेट होकर लगेगा। ये क्या हो जाएगा फिर, R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये हो गया I = 2। अब आप देखिए कुछ समझ आ रहा हो तो यहाँ से इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं। क्या समझ आएगा आपको, ये चीज़ समझ आएगी आपको कि I = इसको कंपेयर करते हैं किससे, इसको कंपेयर करते हैं E इक्विवेलेंट, ठीक है। I क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF तो E इक्विवेलेंट हो गया और टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस R इक्विवेलेंट। इस सर्किट का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इस सर्किट का, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए आप, ये भी तो करंट है, ये भी तो करंट है, इस सर्किट का जो करंट निकालेंगे हम इस इक्वेशन से तो निकालेंगे, लेकिन हमने किरचॉफ लॉ से निकाल के लाए तो ये आया निकल के, ठीक है बात। तो आप देखिए E इक्विवेलेंट जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो इसके इक्वल है, R की जगह R है और R इक्विवेलेंट की जगह ये वाली टर्म है पूरी, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे क्या, E इक्विवेलेंट। क्या निकाल पाएंगे, E इक्विवेलेंट कितना आएगा निकल के, दिस टर्म जो कंप्लीट न्यूमरेटर वाली टर्म है, ये वाली टर्म न्यूमरेटर वाली टर्म, ठीक है, ये दिस हो गई। ओके, और ये वाली जो टर्म है ये हो गई R इक्विवेलेंट वाली। R अपनी जगह है, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ओके, अपॉन वॉट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो ये हो गया E इक्विवेलेंट। जो ऊपर वाली टर्म है E इक्विवेलेंट है, I = 2 हैं दोनों ही इक्वेशंस, I के इक्वल हैं, ये भी I के इक्वल है, ये भी I के इक्वल है, ठीक है। R अपनी जगह है, R अपनी जगह, R इक्विवेलेंट की जगह ये आ रहा है, मीन्स R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यही तो था पहले हमने निकाला था R इक्विवेलेंट, नहीं याद आ रहा, अभी याद आएगा, देखिए कैसे याद आएगा। दिस इज R इक्विवेलेंट, ओके, यहाँ से निकल के आया दिस इज R इक्विवेलेंट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसे है ये। अब इसे मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, कोई यूज़ नहीं है इसका, इतने पार्ट का, इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से, इसका भी कोई यूज है नहीं। अब स्पेस हो गया, कैसे अब आपको दिखेगा ये R इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देखिए इस R इक्विवेलेंट को इसके नीचे कर दो, इस टर्म को यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट गिव्स, इस टर्म को यहाँ आगे कर दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू, इस R इक्विवेलेंट को इसके नीचे कर दो 1 के नीचे, तो 1/R इक्विवेलेंट, यही तो था 1/R इक्विवेलेंट। सजा के लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस, इसे आगे लिख दो, हो गया नहीं हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या था पैरेलल केस में, यही तो था 1/R1 1/R2 1/R3, ओके। इक्विवेलेंट वाला और नहीं डाइजेस्ट हो रहा आपको, ये था, वीडियो को बैक करके देख लो आप, मिल जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करके मैं दिखाऊंगा आपको तो और दिख जाएगा ये क्लियरली। कैसे दिखेगा, देखिए ये क्या है कंप्लीट, ये वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस इज दिस इज R इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट, R इक्विवेलेंट, देख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज E इक्विवेलेंट था ये। चलिए इस वैल्यू को हम, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको यहाँ से हटा लेते हैं, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करके देख लेते हैं एक बार।
क्या कर लेते हैं, ई इक्विवेलेंट ये अपॉन ये वाली टर्म जो है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट करके देखते हैं। चलिए, हाँ यहाँ पे स्पेस है इतना, हो जाएगा नहीं होगा, ये देखिए इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ से, तो स्पेस हो जाएगा क्रिएट। ये तो याद ही, आपको क्या याद करोगे इसको, यहाँ से तो पता ही आपको। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ये पढ़ा था हमने, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्या पढ़ा था हमने, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3, सारे प्लस में, ये तो थे। अगर ये आ जाए तो सही हो जाएगा। दिस अपॉन दिस अपॉन दिस करेंगे तो पहले तो इसे नोट कर लेते हैं, क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय दिस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही है। ठीक है, इक्विवेलेंट तो ये हो गया, ये हो गया ई इक्विवेलेंट अपॉन ये वाला जो अपॉन है, अब आ गया ये अपॉन इसकी जगह। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा अपॉन कितना आ गया, काफ़ी सारे इसमें अपॉन आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ये बीच वाला अपॉन आर इक्विवेलेंट इज दिस इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में करना चाह रहे हैं हम तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम इसको, ये वाली टर्म ऊपर पहुँच जाएगी, मीन्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अपॉन 1, ये ऐसे ही तो हो जाएगा। 1 अपॉन दिस है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो पलट के लिख जाएगा, ये लिख गया पलट के। ठीक है, तो ये वाला अपॉन हट गया। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, दिस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। यही तो किया था हमने मेथड 1 में, ये भी किया था मेथड 1 में, और अभी मैंने जस्ट दिखाया आपको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये भी दिखा दिया आपको। ओके, क्लियर है ना चीज़ें। तो I इक्वल्स टू ये चल रहा था तो हमने यहाँ से निकाल लिया, दिस इज यूजिंग किरचॉफ लॉ। अगर पोलरिटी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ मान लीजिए अगर सेल 2 को रिवर्स कर देते पोलरिटी को तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब इसी से आप सिमिलर सेल के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर सारे सेल्स का जो ईएमएफ है सेम है, किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो ई अपॉन आर तो एन ई अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन आर तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अपॉन आर, फिर से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे आप, आर अपॉन एन हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे सारी चीज़ें, फिर से वही चीज़ निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी निकल के, करंट आ जाएगा इस सर्किट का निकल के। या फिर यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए आप, कहाँ है करंट, यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट वैल्यू, करंट निकालना है सर्किट का। सेम वालों के लिए तो ई अपॉन आर ये सब चलेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए एक चीज़ और दिखा लेते हैं, जो सिग्मा वाली मैंने आपको बताई थी बात कि आई इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पर सिग्मा वाला टर्म हमने कहाँ से निकाला था, आई जो निकाला था यही तो था आई वाला, इसको तो डिवाइड कर दिया था ना। अब इसे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई ना। देखिए दिस इज डिवाइड करने के बाद इस वाली में देखते हैं, चलिए इसे हटा लेते हैं यहाँ से। डिवाइड करने के बाद ये वाली इक्वेशन पकड़ते हैं, ये वाली इक्वेशन, ये जो कंप्लीट है ऊपर क्या है, सिग्मा ई अपॉन आर। ओके, ये क्या है नीचे, सिग्मा 1 अपॉन आर। ओके, ये हो गया अपॉन दिस, ये वाला जो अपॉन है ये हो गया दिस अपॉन, ओके, आर प्लस दिस इज 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर। ये आप लर्न कर लें तो ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा। कभी भी सर्किट में करंट निकालना है, जितने भी लगे हुए हैं सबके लिए हो जाएगा ये, इसी फार्मूले से हो जाएगा। ठीक है बात, ये पहले भी बताया था मैंने कि सिग्मा की टर्म्स में भी आप उसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो डायरेक्ट आप केवल एक ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि हमने किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया है, तो ये चीज़ें हमने फिर से निकाल के दिखा दी, जो आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट पहले भी निकाला था और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट भी निकाला था। लेकिन आप ये भी फार्मूला पहले बना था, अब भी बन रहा है ये फार्मूला। ठीक है, पहले भी बनाई थी सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ दिखाया नहीं था, लास्ट में हम भूल गए थे इस चीज़ को, ये वाला फार्मूला लिखना भूल गए थे, कि बता रहे थे कि समेशन की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो समेशन की फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो बात कर रहे थे अभी आइडेंटिकल हैं सारे के सारे, तो क्या करेंगे, करंट का
इसे यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ा सा। अब आप कह रहे होंगे कौन सा फार्मूला याद करना है, कौन सा फार्मूला याद नहीं करना है। कुछ लर्न मत करो, बस ये दोनों लर्न करके रखो, काम हो जाएगा आपका। इन दोनों में पहले आर इक्विवेलेंट को यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, R1/R इक्विवेलेंट को, इस आर इक्विवेलेंट की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और उस आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल के उसमें रख देंगे, तो वही वैल्यू आ जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ भी याद नहीं रखना आपको ज़्यादा चीज़ें, ओनली तरीके बताए हैं करने के। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूले काम करते हैं, E=R इक्विवेलेंट = दिस। ठीक है, तो ये हमने मेथड 2 से किया है। बात कर रहे थे अभी हम I = इस सर्किट का करंट अगर सारे EMF सेम कर दिए जाएं तब उस कंडीशन में R सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेम है, R ऑल EMF E, सारे सेल्स का EMF E है, सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फिर E/R। इससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उतना ही ऐड करते जाएंगे, E4/R4, E5/R5, EN/RN। ठीक है, उसी तरीके से करते जाएंगे आप चीज़ों को। ये समेशन वाला उसी के लिए था, n सेल्स के लिए था, ये तो 3 के लिए करा था, अगर n सेल्स के लिए करेंगे तो उसी तरह से कर पाएंगे आप। ठीक है, इसी में ऐड कर देंगे n सेल्स के लिए E करके चलेंगे और EN/RN, इसी में डैश करके चलेंगे 1/RN। ओके, इसी में डैश करके चलेंगे 1/RN। ठीक है, कर पाएंगे आप इस तरीके से, ये फॉर्मूला मेन है। तो अगर सेम है सभी का तो E/R प्लस E/R ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अपॉन व्हाट दिस, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R डैश 1/R ऐसे ही चलता जाएगा। अपॉन दिस R, ये वाला R आ गया, प्लस दिस वन अपॉन दिस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R ऐसे ही चलता जाएगा, डैश। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो आप इसे, दिस इज E/R तो NE/R हो जाएगा, NE/what R, और ये 1/R कितना हो जाएगा, N/R। ठीक है, N टाइम्स 1/R को ऐड करेंगे तो N/R हो जाएगा, इक्वल चल रहा है अपॉन क्या चल रहा है यहाँ पे देखिए, ये N/R और ये N/R कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है R प्लस ये क्या है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो n टाइम्स 1/R को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा N/R। ओके, तो वो भी 1 के नीचे चल रहा है, तो इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा R/N। इस R को ऊपर कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R/N। क्या निकल के आ रहा है देखिए यहाँ पे, दिस N/R कैंसिल हो गए थे, ऊपर आया था E, नीचे क्या आया R प्लस R/N। तो फॉर आइडेंटिकल सेल यही तो निकाला था हमने, I = what, फॉर आइडेंटिकल सेल R = E/R प्लस R/N। फॉर आइडेंटिकल सेल यही तो निकाला था अभी मेथड नंबर 1 से, है ना, जब हमने कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट निकाली थी। कैसे निकाली थी कि इफ़ R/N इज़ वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो ये वाला N ऊपर पहुंच गया था, तो मैक्सिमम करंट हमको सर्किट से मिलता था। तो मेथड 2 से भी हमने आइडेंटिकल सेल के लिए जो मैक्सिमम करंट निकल के आ रहा है उसकी बात कर ली फिर से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम करंट की बात कर ली और फॉर्मूले निकाल लिए मेन। अगर कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं, किसी भी सेल का जो EMF है उसकी पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं, मान ली E3 को रिवर्स कर दिया हमने, तो वो इक्वेशंस उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, तो बार बार करने की दिखाने की उसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेथड 2 से, और मेथड नंबर 1 से हो ही गया था। इसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चलिए, जिससे कि ये जो क्वेश्चन है इसके कुछ क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पैरेलल के जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल एक बार फिर से फॉर्मूलेज लिख लेते हैं जो भी काम के आने वाले हैं। तो E=R क्या है, E1/R1 प्लस E2/R2, वहाँ भी उधर भी लिखे हुए हैं डैश ऐसे ही चलेगा। 1/R ये निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे डैश। ओके, सर्किट से करंट निकालना है आपको, तो कैसे करेंगे, E एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये इतने फार्मूले काम करेंगे। E=R
ठीक है, यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे पहले, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ R इक्विवेलेंट रख देंगे, E1 R1 E2 R2 ये सभी गिवन होंगे, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, E इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट कर देंगे। बस इन तीनों ही फॉर्मूलाज का काम है ओनली, और कुछ भी है ही नहीं। ओके, जितने भी सेल गिवन है सभी के लिए कर लीजिए। 2 सेल हैं तो 2 सेल के लिए कर लीजिए, 2 से ज़्यादा सेल हैं तो 2 से ज़्यादा सेल्स के लिए कर लीजिए। तो सारे फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस प्रोसेस देखना था, वो प्रोसेस हमने समझ लिया है कैसे क्या करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस ओनली यही 3 फॉर्मूले आपको काम में आने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सिमिलर सेल्स के लिए डिफरेंट EMF है सेल्स का, तो भी काम करेंगे ये। पोलरिटी को भी रिवर्स कर दें, अगर पोलरिटी को रिवर्स कर दें, लिख देते हैं इसको, इफ polarity is reverse for any cell, तो उस सेल का आप जो EMF है, EMF उस सेल का आप क्या कर देंगे, नेगेटिव में यूज करेंगे फिर आप उस सेल का जो EMF है। ठीक है, नेगेटिव EMF will be used। ओके, भले ये फॉर्मूला है तो आप इसमें EMF को नेगेटिव यूज करेंगे, लेकिन ये जो करंट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको आपको ऐड ही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ये तो वही रहेगा 1/R1 1/R2 1/R3, जैसे सीरीज के केस में होता था, सबको ऐड करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही ऐड करेंगे। तो बस इन्हीं 3 फॉर्मूले से आपका सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको सर्किट में ध्यान रखना है कब क्या करना है। और मैक्सिमम करंट की बात आपको पता ही है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर R इक्विवेलेंट, अगर R इक्विवेलेंट हमारा सर्किट का जो है वो मच लार्जर देन हो कैपिटल R से, तो हम सर्किट में जो भी सेल्स, सिमिलर सेल्स गिवन होंगे, तो सिमिलर सेल्स के लिए सर्किट को हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ऐड करेंगे, सारे सेल्स को पैरेलल में ऐड कर देंगे, तो हमको सर्किट से मैक्सिमम करंट मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 1-2 न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है ये, 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट आर जॉइंड इन पैरेलल। पैरेलल में हमने 4 सेल्स को कनेक्ट किया है जिनका EMF सेम है, सभी का आइडेंटिकल सेल्स हैं, सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया है। 2 वोल्ट सभी का EMF है, 2 वोल्ट सभी का EMF है। प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट, और एक वो एक्सटर्नल सर्किट को करंट की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम रजिस्टर्स। जो एक्सटर्नल सर्किट में क्या है, एक्सटर्नल सर्किट ऐसा है जिसमें 15 ओम के 2 रजिस्टर हैं, जॉइंड इन पैरेलल, और वो भी दोनों पैरेलल में जॉइंड हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। और जो टर्मिनल वोल्टेज है सभी सेल्स के अक्रॉस, बात करेंगे भी फिगर में, वो गिवन है यहाँ पर 1.6 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल्स। सभी सेल्स का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और आइडेंटिकल सेल हैं तो किसी एक का कर लीजिए, सभी का आ जाएगा, मीन्स स्मॉल r निकालना है। सबसे पहले गिवन है 4 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF दिस आर जॉइंड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं पहले 4 सेल्स को। सपोज दिस इज सेल नंबर 1, ओके, एंड सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सेल नंबर 4। ओके, दीज आर 4 सेल्स। इनको कनेक्ट कर लेते हैं पहले हम पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए सेल्स को क्या करना है, एक एंड से पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक एंड से कनेक्ट कर देंगे, और एक एंड से सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, और एक एंड पर सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे हम। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। अब एक्सटर्नल सर्किट में क्या है भाई, एक्सटर्नल सर्किट में 15 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं, जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, पैरेलल में 2 रजिस्टर्स 15 ओम के, एक तो ये मान लीजिए और एक ये मान लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मीन्स एक्सटर्नल सर्किट में इस सर्किट को वो सप्लाई दे रहे हैं, ये सारे सेल दे रहे हैं सप्लाई, सिंपल है। 15 ओम एंड 15 ओम के ये 2 पैरेलल रेजिस्टर्स हो गए एक्सटर्नल सर्किट में, और इसको हम सप्लाई दे रहे हैं इन सेल्स के थ्रू।
और इन सभी सेल्स का जो ईएमएफ है क्या है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। सेम ईएमएफ E इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एंड E इक्वल्स टू। और सभी का जो ईएमएफ कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं R, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, शो ना भी करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं ओनली स्मॉल r। ठीक है, तो इस तरह से सर्किट है ये। और साथ में क्या है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स, तो सेल्स की टर्मिनल वोल्टेज तो यहीं पे होगी, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, सेल होता है, सेल है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब टर्मिनल ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो वो क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, यही तो होता है ना। पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को सेल के लिए, सेल के केस में ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, इस चीज़ को पहले कई बार स्टडी कर चुके हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम। और ये कौन बता रहा है, ये एक वोल्टमीटर बता रहा है। यहाँ पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया हमने, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और वो बता रहा है हमको कि भाई जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस AB मीन्स VAB गिवन है, कितना है VAB गिवन, दिस इज 1.6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो शो करता है वोल्टमीटर, वो शो करता है कि भाई वोल्टेज कितनी है 1.6 वोल्ट अक्रॉस A एंड B। और देखिए वोल्टमीटर का जो लिखा है आइडियल वोल्टमीटर है, ये आइडियल वोल्टमीटर मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है मीन्स ये कोई भी करंट नहीं ले रहा है सर्किट से। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा सर्किट में। ठीक है, और नेगेटिव पे करंट एंटर करेगा। ओके, यही तो होगा, सर्किट से करंट लेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगा। तो यहाँ से कोई भी करंट नहीं लेगा ये सर्किट, इस बहुत कम करंट लेगा। वोल्टमीटर जो है वो बहुत कम करंट लेगा, माइनर करंट लेगा इस सर्किट से। तो नहीं तो सेल का करंट यूज हो जाएगा, फिर हमको जितना सर्किट को सप्लाई देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे अगर हमने आइडियल वोल्टमीटर यूज़ नहीं किया तो। ठीक है, तो इसका सर्किट का जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई है, तो यहाँ से करंट आएगा ही नहीं, इसमें बहुत माइनर करंट आएगा जो बस A और B की रीडिंग लेने के लिए यूज होगा ओनली। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर यहाँ पर यूज किया गया है। तो VAB कितना है 1.6, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB जो कि होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो हमको अब कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखिए 4 सेल हैं तो इनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अभी हमने देखा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 4 हैं तो सभी का ऐसे हो जाएगा, सभी का सेम है तो ये 1/R 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 और 1/R सबको ऐड कर देंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट 4/R ये हो जाएगा। हमको यहाँ से क्या निकालना है R, स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू R इक्विवेलेंट। हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है, अब हमको R इक्विवेलेंट निकालना है कैसे भी करके, तब हम किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे या फिर सभी सेल्स का निकाल पाएंगे। स्मॉल r एक ही है, सभी सेल का सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स। अब हमको निकालना है R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, ये क्वेश्चन बनता है। R इक्विवेलेंट का निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ये क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो VAB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस आई आर। E क्या होगा इक्विवेलेंट, भाई A और B के अक्रॉस EMF कितना कनेक्ट है, टोटल EMF कितना कनेक्ट है, वो तो इक्विवेलेंट EMF होगा ना सारे सेल्स का। तो इक्विवेलेंट EMF माइनस करंट सर्किट में I कितना है, ठीक है, सर्किट का करंट कितना है I जो सभी सेल्स में, मीन्स यहाँ से अगर I1 I2 I3 I4 ये तो I एंटर कर रहा है ना यहाँ से, तो वो 4 जगह बढ़ रहा है किस तरह, वो हम बाद में बात करेंगे, इसकी तो मीन्स है नहीं कोई, मीन्स ये इसका तो यूज है नहीं कोई यहाँ पे। I जो है तो जो अकेला इन सब की जगह अकेला सेल लगेगा उसमें तो I करंट फ्लो करेगा ना, तो इक्विवेलेंट के लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे I करंट जो सर्किट का करंट है जो सेल सारे देंगे, और R इक्विवेलेंट
ठीक है। और जो एक सेल होगा इन सभी का, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो यूज होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन काम करेगी। इस इक्वेशन में क्या है, VAB गिवन है ऑलरेडी, कितना है, दिस इज 6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 1.6 इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट कितना होगा। अब इक्विवेलेंट भी चाहिए हमको, अब इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। देखिए पैरेलल में ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट तो ई के इक्वल ही होता है, अभी जस्ट हम निकाल के आए हैं, ठीक है। अगर ऑल आइडेंटिकल सेल्स हैं हमारे पास तो सभी का हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, तो कितना आता है, वो निकल के ई ही आता है। मींस एक सेल का जितना ईएमएफ है वही होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल केस इफ एन आइडेंटिकल सेल इज कनेक्टेड। बैक करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमने ई ही निकाला था। कब निकाला था, जब हमने आई इक्वल्स टू बताया था, ई अपॉन दिस क्या बताया था, हाँ आर प्लस जो आर इक्विवेलेंट था यहाँ पे, ये ई ही आया था निकल के। ये कितने आई थी वैल्यू, निकल के आई थी वैल्यू, ये वैल्यू आई थी निकल के 1/r जो आई थी एन अपॉन आर, तो आर अपॉन एन ये निकाला था हमने, है ना। तो ये क्या था, इक्विवेलेंट ईएमएफ ओनली ई ही तो आया था, याद आ रहा होगा आपको भी, बैक करके देख लीजिए वीडियो को। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, किसी एक सेल का ईएमएफ हो वही होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल केस। तो ये ई कितना होगा, 2 वोल्ट ही लगेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, 2 वोल्ट पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में क्या होता है, एन ई हो जाता है, सारे का मल्टीप्लाई कर दो, एन से जितने सेल हैं उसको नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाई ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या होगा, जितना एक सेल का ईएमएफ है तो वो लग जाएगा 2 माइनस आई। सर्किट का करंट भी चाहिए हमको, सर्किट का करंट कैसे निकलेगा, सर्किट का करंट निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब सर्किट तो ये है, सर्किट के इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ कनेक्ट है, ए पर, ये पॉइंट कहाँ कनेक्ट है, बी पर। तो VAB के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये भी AB ही है पॉइंट दोनों, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है एक वायर से, कोई भी बीच में कुछ भी है ही नहीं सर्किट में, ठीक है। तो AB के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, जितना A और B के अक्रॉस है। A और B के अक्रॉस कितना है, 1.6 वोल्ट, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस चाहिए हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/15, ऐसे ही तो निकलेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 2/15, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा निकल के, 15/2 मीन्स 7.5 ओम। ओके, तो यहाँ लगाएंगे हम 7.5 ओम, तो आई हो जाएगा सर्किट का इतना। तो इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, 1.6 अपॉन 7.5 मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ हम आर इक्विवेलेंट को पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। चलिए इसको इधर ले आते हैं, 1.6 अपॉन 7.5 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 माइनस 1.6, 2 माइनस 1.6 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, और ये 1.6 अपॉन 7.5 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस 0.4। तो 0.4 में मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से और डिवाइड कर दो 1.6 से, तो इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 7.5 अपॉन 4, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.5 अपॉन 4। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, बस यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा आर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई दिस 7.5 अपॉन 4। ओके, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल आर कितना आ गया, 7.5 ओम। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, 7.5 ओम। ओके, तो ऐसे निकलेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज इक्विवेलेंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज एज शोन इन फिगर। हमको करना क्या है कि इस फिगर का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो किसके इक्वल होगा, इन सभी बैटरीज की जगह एक सिंगल बैटरी होगी, ठीक है, या फिर एक सिंगल सेल होगा,
उसका जितना ईएमएफ होगा और जितना रेजिस्टेंस होगा वो उसी के बराबर होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहें कि हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें हमको यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसकी जगह एक सेल रख देते हैं हम, इक्विवेलेंट सेल रख देते हैं। जैसे सीरीज और पैरेलल में किया था हमने, एक इक्विवेलेंट सेल रख देते हैं, वही उसका रिजल्टेंट ईएमएफ या फिर रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों जो पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, इसके लिए निकाल लेते हैं, इनके अलग अलग नेम रख लेते हैं। चलिए, दिस इज सपोज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, सबसे पहले हम बी और सी का निकाल लेते हैं, जो कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सिंपल दिस वन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका हमको निकालना है। सबसे पहले इसका 10 वोल्ट है और इसका 4 वोल्ट है, सॉरी 4 वोल्ट। इसका 2 ओम और इसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं। ये क्या हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों ही बैटरीज के या फिर सेल्स के। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं सिंपल सी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है अभी हमने स्टडी किया है, उसके जो फॉर्मूले थे क्या थे? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या था? E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। तो सबसे पहले हम इस सेल के लिए ले रहे हैं बी और सी के लिए, बी और सी के लिए। तो बी और सी के लिए ही यूज कर लेते हैं इसको। तो देखिए, और साथ ही जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी हों, लेकिन यहाँ दो हैं तो दो के लिए कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इसको भी साथ में लगा देते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2, और ये आर इक्विवेलेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, ये आर इक्विवेलेंट, तब जाके निकलेगा ई इक्विवेलेंट। या फिर आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालें तो कितना है? इस फॉर्मूले से आर इक्विवेलेंट कितना है? वो है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। बताया था बस दो ही याद रखने हैं आपको, E1/R1 प्लस E2/R2। ओके, मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये नीचे आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यही था पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है बात, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। चलिए रखते हैं वैल्यूज़, दोनों ही पैरेलल में। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम, देखिए ये 10 वोल्ट का है हमारे पास सेल, ठीक है, ये 4 वोल्ट का है। इसकी पोलरिटी देखिए माइनस, ये पॉजिटिव एंड, यहाँ पॉजिटिव एंड है, यहाँ नेगेटिव एंड है इसका। ठीक है, तो इसकी पोलरिटी रिवर्स है, तो इसको हम रिवर्स में लेके चलते हैं, बिकॉज ये बड़ा सेल है, इसका ईएमएफ ज़्यादा है, इसका ईएमएफ कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसकी पोलरिटी को रिवर्स किया गया है। ये तो सिंपल सेल था हमारे पास, मान लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया, 10 वोल्ट था इसका ईएमएफ, हमारे पास एक ऐसा सेल था जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट था, हमने क्या किया, इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया पैरेलल में 4 वोल्ट का। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, कम ही होता है ईएमएफ। ठीक है, एक सेल के बराबर ईएमएफ होता है, सारे आइडेंटिकल होते हैं तब। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई थी हमने कि जिसको भी रिवर्स किया गया उसकी पोलरिटी को माइनस कर देंगे, उसका माइनस कर देंगे ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या साइन यूज होगा? माइनस। ठीक है, और इसमें तो कोई साइन चेंज होना नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे हम। E1 कितना है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। R1 इज 2 माइनस E2 कितना है? दिस इज 4 वोल्ट अपॉन R2 कितना है? दिस इज 2 वोल्ट अपॉन 1/R1 2 प्लस 1/R2 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज कर लेंगे। 2 5 10 और 2 2 4, और ये 1 प्लस हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 अपॉन 1 मीन्स 3। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया? 3। किस सर्किट का आया ये? बी और सी का। लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, जो अभी हमने निकाला है ये बी और सी के लिए निकाला है। दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ फॉर बी एंड सी। ओके, फॉर बी एंड सी के लिए निकाला है। ठीक है, दोनों ही सेल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ 3 वोल्ट और इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, या फिर ये 1/R1 कितना है? 1/R1
2, 1/R2 कितना है 2, हाफ एंड हाफ 1 तो इक्वल्स टू 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। तो इन दोनों की जगह हम एक बैटरी लेके चलेंगे, इन दोनों की जगह हमने एक बैटरी मान ली। अब देखिए, अब उस बैटरी का, ये तो 6 वोल्ट वाली है दिस, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक 6 वोल्ट वाली जो ए है, ये तो लगी हुई है अपनी जगह। इसका कितना है 1 ओम, 6 वोल्ट इसका ईएमएफ है, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पे जो BC लगी हुई थी, इसकी जगह हम एक बैटरी लेके चलेंगे सिंगल, और उसका यहाँ पर नेगेटिव एंड लगाएंगे, इधर पॉजिटिव एंड लगाएंगे, तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया B और C की जगह, जो एक इक्विवेलेंट बैटरी आई है जो B और C की जगह आई है, ठीक है, उसका ईएमएफ है 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 1 ओम। क्लियर है बात। अब आप कहेंगे ये तो अपनी जगह ऐसे जैसे लगी हुई है वैसे ही है ही, लेकिन अब जो हमने ये लगाया है, ठीक है, B और C की जगह हमने जो सेल लगाया है, ये वाला जो इक्विवेलेंट इन दोनों का B और C का जो इक्विवेलेंट आया है, यहाँ हमने नेगेटिव लिया है, यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है। क्लियर है बात। क्यों लिया है ऐसा, हमने क्यों किया, देखिए बड़ा सेल हमारे पास कौन सा था, यही था 10 वोल्ट का, और 10 वोल्ट वाले का इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था। हमने क्या किया, इसके साथ एक पैरेलल में 4 वोल्ट का लगा दिया, ठीक है, 4 वोल्ट का लगा दिया हमने एक और सेल पैरेलल में। तो ये 4 वोल्ट वाले ने क्या किया, हमारे पास था कितना 10 वोल्ट था ईएमएफ, लेकिन 4 वोल्ट वाले ने क्या किया, हमारे पास जो ईएमएफ रह गया वो रह गया 3 वोल्ट का। तो मीन्स 4 वोल्ट वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, इससे करंट ले रहे हैं, इसको करंट दे रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है कम हो गई। अब कितनी कम हो गई, 3 वोल्ट रह गई, लेकिन इसकी पोलरिटी तो वही रही ना जैसी थी। तो 10 वोल्ट वाले की जो पोलरिटी थी यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव रहा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव रहा। मीन्स जो 6 वोल्ट के नेगेटिव से कनेक्टेड था, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कनेक्टेड था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो जो 10 वोल्ट का था उसका जो नेगेटिव था वो 6 वोल्ट के नेगेटिव से कनेक्ट था, ठीक है। तो जो भी बैटरी बनी 10 वोल्ट और 4 वोल्ट को मिलाकर जो बैटरी बनी, उसका जो नेगेटिव होगा वो सिंपल सी बात है 6 वोल्ट से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। बिकॉज जो हमारा सेल था वो तो नेचर तो उसकी वही रहेगी ना 10 वोल्ट वाले की, बस उसका ईएमएफ ही तो कम हो गया 4 वोल्ट लगा देने से, ठीक है। तो जो बिग सेल था हमारा कौन सा था, 10 वोल्ट का जो हमारा बड़ा सेल था, पोलरिटी उसकी वही रही, जैसे नेगेटिव था वैसे ही नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव था राइट साइड में वैसे ही पॉजिटिव। बट 4 वोल्ट वाले ने बस उसका ईएमएफ थोड़ा सा कम कर दिया, 10 से 3 कर दिया, थोड़ा सा नहीं बहुत कम कर दिया, 3 कर दिया, 10 वोल्ट से 3 वोल्ट पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का निकाल लीजिए आप रिजल्टेंट ईएमएफ या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ, किस किस का, ये हो गया ए, और बी और सी से एक और नई बैटरी बनी डी, तो ए और डी का निकाल लीजिए। अब क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ किसका निकाल लीजिए, ए और डी का, ये सीरीज में है दोनों, ये दोनों सीरीज में है। तो अब देखिए अगर सर्किट में बात करें तो यहाँ से ये तो बड़ा है सेल, इसका ईएमएफ ज़्यादा है तो ये तो करंट देगा सर्किट को, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पे करंट एंटर करेगा यहाँ, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन में होगा, डिस्चार्जिंग। और ये वाला अगर सर्किट में यहाँ पे कोई हम रेजिस्टेंस लगा के कुछ ऐसे सर्किट को ऐड कर दें तो यहाँ से करंट एंट्री करेगा, ठीक है, लेकिन लगा हुआ है नहीं, यहाँ से एंट्री करेगा करंट, मीन्स पॉजिटिव एंड पे करंट एंट्री करेगा इसके और नेगेटिव से निकलेगा, तो ये डिस्चार्जिंग पे हो गया, सॉरी ये चार्जिंग पे हो गया। फिर क्यों हो गया, बिकॉज इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंट्री कर रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंट्री कर रहा है, तो ये चार्जिंग कंडीशन में हो गया, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो गया, ठीक है। तो इसकी पोलरिटी नेगेटिव रहेगी, इसकी पॉजिटिव रहेगी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 6 वोल्ट तो पॉजिटिव हो गया। सीरीज वाले केस में ये चीज़ पड़ी थी, जो डिस्चार्जिंग पे होगा उसकी जो ईएमएफ है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो चार्जिंग पे होगा उसकी ईएमएफ को माइनस में लेंगे, -3 वोल्ट, ओके। तो कितना आएगा, दिस इज 3 वोल्ट, ओके। तो इन दोनों का जो ईएमएफ होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ वो कितना आएगा सीरीज कनेक्शन में, 6 वोल्ट -3 वोल्ट। वैसे भी हमने बताया था आपको अगर अपोजिट पोलरिटी के साथ कॉम्बिनेशन है सीरीज का, ये E1 ये E2, तो उनका डिफरेंस करते हैं, E1 - E2 करते हैं, सिंपल ऐसे बताया था। और जो डिस्चार्जिंग में, या ऐसे कर लीजिए, जो डिस्चार्जिंग में मीन्स जो सेल हमको करंट दे रहा है उसका पॉजिटिव ईएमएफ, और जो चार्जिंग ले रहा है मीन्स जो करंट ले रहा है सर्किट से वो उसका ईएमएफ नेगेटिव, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर -3 वोल्ट वाला सर्किट करंट लेगा तो -3 कर दिया इसका, जो 3 वोल्ट वाली जो सेल है दिस वन, और ये 6 वोल्ट वाला करंट देगा तो इसका पॉजिटिव है, सिंपल कैसे भी समझ लीजिए, दिस इज 3 वोल्ट, ओके। और जो आर इक्विवेलेंट होगा
जुड़ते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होते हैं, तो 1 + 1 दिस इज 2 ओम। तो जो सिंगल बैटरी बनेगी, ठीक है, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन की जगह जो सिंगल बैटरी बनेगी, पहले इन दोनों से बनाई हमने एक, और अब इन दोनों से जो सिंगल एक बैटरी बनेगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कितना, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, और उसका जो ईएमएफ होगा दिस इज 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो ये सिंगल बैटरी बनेगी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात, दिस इज आंसर। तो जो सिंगल बैटरी बनी, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सिंगल बैटरी, दिस इज द ईएमएफ, सॉरी दिस इज 3 वोल्ट नॉट ओम, दिस इज 3 वोल्ट, ओके। 3 वोल्ट उसका ईएमएफ हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है बात। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। बस बात मेन वही ध्यान रखनी है हमको, मैक्सिमम करंट की जो कंडीशन है, अगर आइडेंटिकल सेल्स आएंगे तो वो कब होनी है। तो पैरेलल वाले में तो हम ध्यान रखेंगे कैसे रहेगी, कब रहेगी मैक्सिमम करंट की कंडीशन, जब सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऑल सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर ज़्यादा है तो हम सेल्स को पैरेलल में कॉम्बिनेशन में रखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स का सीरीज में कनेक्ट करके कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं मैक्सिमम करंट पाने के लिए, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर आएंगे ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर आए मिक्स्ड ग्रुप में लगाने पे, ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग में अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम उनको मिक्स कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम करंट लाने के लिए। लेकिन कब, जब आइडेंटिकल सेल्स होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिकल सेल वाली कंडीशन रहेगी मैक्सिमम करंट के लिए, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे हम मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू फॉर टुडे।